उसमें से क्या क्या कवर किया है। तो हमने नाइट्रेशन को कवर किया है, ठीक है, फर्स्ट वन जो है। फिर हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन को कवर किया था, जी है। ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद हमने सल्फेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। जी ठीक है। सर। सल्फेशन और सल्फोनेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक में सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होता है और एक में डिफरेंट रेडिकल जो है वो आपका इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो इन दोनों में फर्क है, सल्फेशन एंड सल्फोनेशन। फिर हमने बात की थी हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन, एस्टेरिफिकेशन, जी सर। ठीक है। साथ इसके आप एक और अटैच कर लें, वो है जी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इन सब में सिंपल है, तो उसके हम एक दो रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। उसको इतनी डिटेल में आप ना, इसकी जो डिटेल है ना पॉलीमराइजेशन की, वो जाके पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, जहाँ प्लास्टिक्स वगैरह और प्लास्टिक मोनोमर्स और मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। नायलॉन 66 है, या फिर इसी तरह आपके पास पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप वहां पे सही तरीके से पढ़ेंगे। तो पॉलीमराइजेशन के हम एक दो बेसिक रिएक्शंस देख लेंगे। तो ये ओवरऑल आपने जो है ना इसमें से करने हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था पूछ लें। अरबाब, आपका क्वेश्चन था? जी सर, सही है। सल्फोनेशन की आपने नाइट्रेशन की जो आपने स्लाइड भेजी थी सर, अगर वही कर ले तो। अब वो कर ले, उसमें थोड़ी सी एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। मैंने आपको ना उसमें नाइट्रेटर्स जो दिए हुए हैं ना, श्मिड वाला और मेरे ख्याल में एक ब्याजी है, वो मैंने कवर नहीं करवाया, ठीक है। जी। तो नाइट्रेटर्स में वो जो स्लाइड्स हैं उसमें कुछ एक वो इक्विपमेंट मैंने नहीं करवाए थे, ठीक है, सर वो शमीड और बैच ब्याजी वाले वाला। वाले सर। हाँ हाँ। तो वो जो बैच नाइट्रेटर्स हैं, कॉन्टिन्यूस नाइट्रेटर्स हैं, वो मैंने वो वाला टॉपिक मैंने स्किप किया था, ठीक है। वो जी। सीआरई में जाके आपको थोड़ा सा रिएक्टर्स की समझ आएगी, तो इसलिए वो मैंने अभी इधर स्किप कर दिया था। बाकी उसमें से मेन मेन करवाया था। तो ऑक्सीडेशन की जो मैंने कल स्लाइड शेयर की थी, वो देखी थी आप लोगों ने? जी सर। जी सर। अच्छा, ऑक्सीडेशन को हम ना पहले तो एक दफा कवर कर चुके हैं। नाइट्रेशन में हमने कौन सा किया था, नाइट्रोबेंजीन की हमने प्रोडक्शन स्टडी की थी ना। जी पहले तो सर। हमने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करके जो मेन इंपॉर्टेंट, जिसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखी आपने और जिसकी कंडीशंस वगैरह याद की, वो कौन सा था, नाइट्रोबेंजीन, ऐसा ही है, जी जी सर। सर, किसने दिया था आपने? ये ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन में हमने दो करने हैं। ऑक्सीडेशन में एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन दो तरह से होती है। एक है आपकी वेपर फेज, एक है लिक्विड फेज, ठीक है। जिस कंपोनेंट की आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर वो लिक्विड फेज के अंदर है, ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल करेंगे हम। अरबाब, अपना माइक ऑफ कर लो। तो एक एग्जांपल हम करेंगे कि आपके पास जिस कंपोनेंट की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिस कंपाउंड की, वो लिक्विड फेज के अंदर है, तो उसकी एक एग्जांपल करेंगे हम। एक हम करेंगे वेपर फेज वाली। वेपर फेज वाली हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको लेक्चर के दौरान करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उसको दोबारा गो थ्रू करवा दूंगा आज, ठीक है। और आपको बता दूंगा कि आपने उसमें से तैयार क्या करना है, क्योंकि उसकी डिटेल तो काफी ज्यादा दी हुई होती है। तो मुश्ताक ने हैंड रेज किया है। मुश्ताक, वैसे ही कर दिया था या कोई क्वेश्चन है? मुश्ताक, सर ओके, गलती से हो गया होगा शायद। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ना एक वो पीपीटी फाइल भी शेयर की थी, ठीक है। पहले तो वही चीजें, इंट्रोडक्शन है आपके पास। ये स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर, हो रही है। जी जी सर, सर, हो हो रही रही है। ठीक है। तो पहले तो आपके पास वो 10 रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन के, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीजन एटम की एडिशन, फिर उनका कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। फिर हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, कौन कौन से थे, सॉल्ट्स ऑफ परमैंगनिक एसिड हो गया, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, न्यूट्रल में, एसिडिक में। फिर पेरोक्साइड्स थे। फिर कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे आपके पास, ओजोन है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए थे। अब ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया ऑक्सीडेशन का कि होती कैसे।
फिर हमने इसको लिंक करना था या रिलेट करना था इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के साथ, ठीक है, कि इंडस्ट्री में ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ जाए, तो ऑक्सीडेशन जिस कंपाउंड की कर रहे हैं वो वेपर फेज में कर रहे हैं, मतलब गैस फेज में, या लिक्विड फेज में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशन बन गई। तो जो फर्स्ट वन है, एसिटल्डिहाइड को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिक एसिड में, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ये आपके पास किस में होता है? वेपर फेज में होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बुक में देखें, ये देखें यहां से ये आर्टिकल स्टार्ट होता है, लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ये फर्स्ट वन। एसिटिक एसिड जो है हमारे पास लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन के बाद आएगा। पेज नंबर है 514, ठीक है। तो इसकी हमने डिस्क्रिप्शन करनी है, ठीक है। ये जो प्रोसेस दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, तो इसने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है कि ऑक्सीजन जो है आपके पास एयर में सबसे चीपेस्ट है, अवेलेबल है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। पर इसको कंट्रोल करना मुश्किल काम है कि आपका कितनी रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन, ठीक है, कितनी अवेलेबल होगी ऑक्सीडेशन के लिए। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन रेट है, जो मतलब आप 25 डिग्री सी के ऊपर आप कहें कि जी मैं कोई कंपाउंड लूंगा और मैं एयर से ऑक्सीजन लेके एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको जो है मैं ऑक्सीडाइज कर लूं, तो वो रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। और केमिकल सिंथेसिस में अब हमें कोई मतलब जो है यील्ड आ ना रही हो, 1-2 kg आ रही हो पूरे एक दिन बाद, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये फिजिबल प्रोसेस नहीं है, ये कामयाब प्रोसेस नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए उसको प्रोसेस को तेज करने के लिए, रिएक्शन रेट्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम या तो उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं, या फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। या दोनों काम इकट्ठे भी करते हैं कि कैटलिस्ट भी ऐड कर दिया और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, एक बात इसने लिखी है, ये जो लिक्विड फेज होती है ना ऑक्सीडेशन, उसमें बाजों का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बाजों का नहीं भी करते, हमारा काम चल जाता है। कैटलिस्ट के इंडक्शन से ही समटाइम्स जो है हमें वो रिएक्शन रेट अप्रिशिएबल मिल जाता है। वेपर फेज में आपको जो है ना वो एलिवेट करना पड़ता है टेम्परेचर, ठीक है। वेपर फेज के लिए आपको टेम्परेचर मतलब कॉमनली इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। ये बात उसने एक सेकंड लिख दी। फिर यहाँ पर देखें कि in liquid phase process, catalyst may be either dissolved or suspended in finely divided form। तो जो catalyst आपने मतलब देना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, या तो आप उसे उस कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व कर दें, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही, ठीक है, या फिर वो सस्पेंडेड फाइन डिवाइडेड फॉर्म के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में आप देखेंगे कि जिसमें भी वो जो ऑक्सीजन गैस है वो बबल करे, तो उसका कांटेक्ट अच्छे से अच्छा अवेलेबल हो कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट सरफेस के साथ गैस का जो कांटेक्ट है वो बेहतर से बेहतर स्टेब्लिश हो, ताकि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है अच्छा प्रोसीड कर सके, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसकी थोड़ी सी बेसिक मतलब दे दी कि जी लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन में जनरल क्या होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाना हो, ठीक है। एसिटिक एसिड आप ये क्या है, लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन करते हैं विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। एसिटिक एसिड आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अगर एथेनॉल की करें तब भी आपके साथ आ जाता है, ठीक है। एक और भी तरीका इसने दिया हुआ है कि जी एसिटिक एसिड अगर बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करें एथेनॉल की, CH3CH2OH जो आपके पास अल्कोहल है, तो आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो आ जाता है, ठीक है। पर ये जो मेथड है इसमें क्या है, इसमें पहले डायरेक्ट एथेनॉल से नहीं आएगा, पहले उसके बाद वो कुछ एसिटाइलिन बनेगी, फिर जो है वो ऑक्सीडेशन से फर्दर जो है वो काम चलेगा, ठीक है। इस तरह करके है, लेकिन इसने ये एक तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि एक ऑल्टरनेट वे भी जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, द ऑक्सीडेशन यूजुअली अकर्स इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, एंड एट एटमॉस्फेरिक और एलिवेटेड प्रेशर्स, या तो आप वही जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
14.7 psi वो यूज कर लें, या फिर हम देखेंगे आगे जाके कि इसने 2 से 3 टाइम्स जो है ना, मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, मतलब 14.7 psi अगर आपका नॉर्मल है, तो इसने इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये कोई बन जाता है तकरीबन 45। 4 करें तो ये बन जाता है कोई 60 के करीब। तो 60 psi के राउंड अबाउट इसने प्रेशर रखा हुआ है। ठीक है, आगे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो। अच्छा, टेम्परेचर उसने ये बताया कि देखिए टेम्परेचर जो आप, क्योंकि आपने लिक्विड फेज के अंदर ऑक्सीडेशन करनी है तो एसिटिक एसिड जो है आप टेम्परेचर लोअर साइड पे रखेंगे। मैक्सिमम आप 100 तक ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब जब प्रोसेस कर रहे होंगे तो वो आपका कम ही रहेगा। आगे जाके देखेंगे कि हमारा जब लिक्विड फेज में ऑक्सीडेशन करनी है, और खास तौर पे इस केस के अंदर, तो जो अच्छा टेम्परेचर समझा जाता है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं आगे कि 60 डिग्री किस तरह वो अचीव करता है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन है एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो यहाँ पे उसने नीचे एक डायग्राम भी बनाई हुई है, मैं इससे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये एक वेसल बनी हुई है, ये वेसल सबको नजर आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर, आ जी रही सर, आ है। रही है। ओके। आ रही है। तो उसमें वो ये कहता है कि ये इस तरह के जो है ना ऑपरेटर्स, बैकवर्ड फेज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, ये जो बना हुआ है। सर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। नेटवर्क इशू है। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब अब आ आ रही रही है। है। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आई है सर। ओके, तो ये मैं कह रहा था कि एल्युमिनियम लाइंड, मतलब इनर साइड जो है इसकी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, लगता है आप लोगों की क्लास में ये जो है ना, आप लोग अपने वो क्यों नहीं यूज करते? ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने ईमेल आईडीज यूज किया करें जो यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं, रोल नंबर वाले। ठीक है। अच्छा, आप स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो जी रही सर। है। अच्छा, अब ये देखें, ये बैच टाइप हमारे पास लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन का एक अपरेटस है। इसकी जो इनर साइड है ना वो एल्युमिनियम से लाइंड है, वैसे ये स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ये जो कंटेनर है आपका। और इसके अंदर अगर हम और देखना चाहें कि और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दी हुई है उसने, तो उसने बताया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, कि इसमें एक एल्युमिनियम कॉइल है जो हीटिंग और कूलिंग पर्पस के लिए, दोनों के लिए यूज होती है। ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है स्टीम और कूलिंग वाटर। तो जब आपको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है तो सेम यही कॉइल यूज होती है। इसके अंदर हम जो है स्टीम को यूज करते हैं एज अ हीटिंग मीडियम। और जब टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब आपका जो है प्रोसेस टेम्परेचर से बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसी को यूज करते हैं, इसी के अंदर हम कूलिंग वाटर सर्कुलेट करते हैं ताकि हम उसका जो है टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। सर किसी ने इसको फिर है रिएक्टर कहेंगे ओवरऑल। क्या कहेंगे इसको? रिएक्टर। हाँ, रिएक्टर है ये रिएक्टर है सही आप है। इसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो मतलब रिएक्शन हो रहा है, इसको आप बैच रिएक्टर भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक तो इसमें कॉयल हो गई, फिर उसने एक और चीज दी हुई है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है? एयर से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एयर को यहाँ से नीचे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये देखें कि ये पाइप है परफोरेटेड। ठीक है,
को आप डिस्ट्रीब्यूटर टाइप भी कह सकते हैं, परफोरेटेड भी कह सकते हैं, इसमें होल्स दिए हुए हैं। तो जब आप यहाँ से किसी ब्लोअर से एयर को जो है इसमें इंजेक्ट करेंगे तो वो ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं यहाँ से पूरे के पूरे इस वेसल के अंदर स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। और जो फीड आपने करनी है, एसिटाल्डिहाइड आप यहाँ टॉप से फीड करेंगे, ये देखें इनलेट फीड पाइप्स, एसिटाल्डिहाइड आप कहाँ से करेंगे फीड, टॉप से। अच्छा, ये वेंट का जो पाइप लिखा हुआ है, क्योंकि आप एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो जो नाइट्रोजन साथ आ रही होगी 79%, वो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो गैस है, तो वो यहाँ से वेंट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ से आफ्टर रिएक्शन, उसको हम कहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से। ये देखें, ये आउटलेट पे एक वाल्व शो किया हुआ है और ये पाइपलाइन जा रही है, बॉटल पे ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे जो इसके अंदर इसने रिएक्शन की कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। पहले घंट आपने जो है ना, लेट से आमिर ये जो है इसमें लैब के अंदर जो है बैच रिएक्टर लगा हुआ है और वो एसिटिक एसिड बनाना चाह रहा है। उसने क्या किया, यहाँ से फीड पाइप से एसिटाल्डिहाइड फिल कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ से एयर पास करवाना शुरू कर दी। तो फर्स्ट और जो है उसने कहा कि जी 27 डिग्री सी टेम्परेचर रखना है, तो वो जो है अकॉर्डिंगली 27 डिग्री सी के लिए तो कूलिंग वाटर ही सर्कुलेट करेगा, स्टीम नहीं देगा। फिर सेकंड और में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है और आफ्टर 4 आवर्स कहाँ पे चला गया है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस जो है ना इसके लिए मतलब अप्रोप्रिएट या सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर है। रिएक्शन जो कंप्लीट होगा आपका वो कितने टाइम में होगा, 12 टू 14 आवर्स, ठीक है। प्रेशर आपने कितना रखना है, 65.3 psi। तो 65.3 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बन जाता है एटमॉस्फेयर जो आपका नॉर्मल प्रेशर है, उससे 4 टाइम्स आपने इसमें तो प्रेशर ये दिया हुआ एयर है। का प्रेशर होगा, किसका, एयर का या ऑक्सीजन का? ये जो ये आप आप कह लो कि उसके जो, नहीं नहीं, एयर का नहीं होगा ये, हाँ एयर भी इसी पे दोगे, जारी बात है। ये आपकी रिएक्टर का इंटरनल प्रेशर है, ये रिएक्टर का क्या है, इंटरनल इंटरनल प्रेशर तो प्रेशर है। एयर के प्रेशर से ही बनेगा ना? हाँ हाँ, एयर के प्रेशर से, और एयर इससे कम प्रेशर पे अंदर जाएगी नहीं ना, जी। रिएक्टर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो एयर का प्रेशर हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा हो, जो आप यहाँ से ब्लोअर से इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो हो सकता है वो 70 psi हो, क्योंकि इंटरनल अगर प्रेशर इसका कैसे होगा? इसका इसका जो ये जो रिएक्टर का प्रेशर है ना, अगर इससे कम होगी एयर का प्रेशर आप प्रोवाइड करोगे तो वो इस रिएक्टर वेसल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। वो ठीक है सर, इसका प्रेशर कैसे फिक्स होगा, कितना प्रेशर होगा? इसका प्रेशर कैसे फिक्स होगा, अच्छा ये देखो, ये जो कॉइल शो की हुई है, ये कॉइल जो है ना, ये मतलब समझ लो ये सिर्फ हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है ठीक है। सर। अब आपने किसी वेसल का जो है प्रेशर इंक्रीज करना हो, आप क्या करते हो, उसके आउटलेट्स को बंद कर दो, ऐसे ही करोगे ना आप, जी ठीक जी। है। अंदर जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये जो वेंट है, वेंट को आप बंद कर दो यहाँ से, ठीक है। फीड आपने एक दफा देनी है, फीड आपने लेट से इसको यहाँ तक, इस लेवल तक आपने इसको भर दिया, ठीक है। किससे भर दिया, इस एसिटाल्डिहाइड से, लेवल तक तो ठीक है। एक ही प्रेशर रहेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ प्रेशर तो तब एसिटाल्डी, इंक्रीज होगा जब फुल बाय फुल होगा इसमें। एक मिनट इधर देखो, यहाँ तक आपने मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपने इसे स्टार्ट किया है, आपने क्या किया, ये जो फीड पाइप्स हैं यहाँ से आपने एसिटाल्डिहाइड डाल दिया। आपने कहा कि जी मैंने एसिटाल्डिहाइड 70% तक लेवल फिल कर दिया आपने, जी सर। ठीक है। अब आपने यहाँ से एयर फ्लो करवाना शुरू कर दी, ये जो फीड पाइप्स हैं इनके ऊपर जो वॉल्व है उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। जी सर। ठीक है। यहाँ से आपने कूलिंग वाटर शुरू करवा दिया। कूलिंग वाटर जो है वो उससे मिलेगा नहीं, वो आपका इनडायरेक्ट जी सिर्फ जी। हीट टेम्परेचर को जैसे कंट्रोल सर करने के लिए, फ्रिज में सर होती ठीक है। हैं जिससे ट्यूब्स होती हैं, वैसा होगा। ट्यूब्स हैं बिल्कुल, ठीक है, कॉइल है। अच्छा, ठीक। अब इसके अंदर चाहे फ्लूइड हो या ना हो, इसका कोई वेसल के प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, नो सर। नहीं आएगा ना। तो वेसल के प्रेशर के ऊपर किधर से इफेक्ट आ सकता है, एयर एयर से। से, ये जो फीड इनलेट्स हैं यहाँ से, ठीक है, या ये जो आपका लेकिन वेंट है यहाँ से, ठीक है, लेकिन सर या इससे भी आ सकता है ट्यूब से, वो ऐसे कि जब इसको हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर इसका हाई होगा इंटरनल।
हाँ, वो जब हीट करेंगे, ठीक है, फिलहाल तो वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, 1 घंटे के लिए आपने फर्स्ट आवर के लिए कितना टेम्परेचर रखना है? 27। 20। तो इट मींस हीट नहीं कर रहे आप, ठीक है। जी सर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रिएक्शन के दौरान कुछ हीट रिलीज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर हाई। इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब 4 घंटे बाद कुछ, और फिर इसको हमने इधर ही मेंटेन रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने करनी है लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह रहेगा। अच्छा, अब जो प्रेशर मेंटेन करने की बात है, वो प्रेशर आप किस तरह मेंटेन करोगे? फीड इनलेट्स को बंद कर दोगे, वेंट को भी बंद कर दोगे, ठीक है। और ये आउटलेट, ये वाला आउटलेट आपने कब ओपन करना है, मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब यील्ड आ जाएगी सर तब। ये यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ यील्ड। है? रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 12 to 14, 14 है। और ठीक है। तो अब इट मींस कि आप प्रेशर किस तरह रेगुलेट कर सकते हो, आप एयर का जो है ब्लोअर से इंट्रोड्यूस करवाते रहोगे, वेंट भी बंद किया हुआ है, आउटलेट भी बंद किया हुआ है, एक सर्टेन प्रेशर आ जाएगा, आ गया, जी सर। ठीक है। आपके पास यहाँ पे कोई गेज लगी हुई है, आप उस गेज से जो है उसका टेम्परेचर देख रहे हो, लेट से यहाँ पे एक गेज लगी हुई है, ये जो मैंने आपको ये शो की है, ये ठीक है। तो आप एयर इसमें इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हो, जब उसकी रीडिंग आ गई 65.3 psi, तो आप क्या करोगे, वेंट को थोड़ा सा, इससे बढ़ना शुरू हुई तो आप क्या करोगे, वेंट को थोड़ा सा ओपन कर दोगे, रिलीज। ताकि वो जी सर। रिलीज कर दोगे, ताकि टेम्परेचर, ये प्रेशर दोबारा से आपके जो है डिजायर्ड प्रेशर के ऊपर आ जाए। ठीक फिर है सर। जैसे इंक्रीज रहेगा फिर आप ये कर दो। तो ये वेसल के अंदर इस तरह जो है सर प्रेशर एयर आप के अंदर मेंटेन कर। जो पार्टिकल होंगे सर, वो रिएक्ट नहीं करेंगे सर? एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी ना, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर में अच्छा, से जो नाइट्रोजन वो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सर जो है वो मानने के इनर्ट लिए रहेगी। सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, कोई नाइट्रो दूसरा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। देखो, इसीलिए तो हम टेम्परेचर कम रख रहे हैं, ठीक है। सर 27 डिग्री सी, 28, 30, 60 डिग्री सी, 60 डिग्री सी तक नाइट्रोजन गैस जो है मेरे ख्याल में इनर्ट रहेगी। हो सकता है बीच में कोई आपके पास साइड प्रोडक्ट्स आ जाएं थोड़े बहुत, ठीक है, साइड रिएक्शन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो। अब प्योर हो। ये आपके एसिटाल्डिहाइड की प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। आप जो एसिटाल्डिहाइड उसमें इनिशियली रिएक्टेंट डाल रहे हैं, वो कितना प्योर प्योर है, 99.99% है, ठीक है। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी है ना। जी वो सर। इम्प्योरिटीज जो है वो हो सकता है आपकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें। तो ये इसके लिए भी मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फिर वो आगे रीजन है। लेकिन टेम्परेचर कम रखने की वजह यह है कि हम नाइट्रोजन रिएक्ट ना ही करे इधर। टेम्परेचर कम रखने की एक वजह क्या है जी कि सर। हमारी नाइट्रोजन इस सर टेम्परेचर पे मेन के किसी चीज दूसरी के साथ रिएक्शन को रिएक्ट ना बचाने करे। के लिए हम इधर टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इसमें सिर्फ यही सब्सटेंस इससे रिएक्ट करेगी, बाकी हाँ, चीजें मैं नहीं रिएक्ट। हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हमारी हो जाए, ठीक है, हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाए। अच्छा, इसमें और जो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे देखें, आफ्टर 12 to 14 और उसके बाद उसने बताया कि यील्ड आपके पास कितनी आ जाती है, 88 to 95% तक, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर ले, अब्दुल्ला। ओके, तो 88 to 95% तक आपके पास इसमें से यील्ड आ जाती है। यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि 60 टन तक आप जो है 99% एसिटिक एसिड पर मंथ रिमूव कर सकते हैं, अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशंस पे चलाएं। अगर आप इसे फोर्स करें, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दें, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें जिससे रिएक्शन रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो यील्ड आपके पास बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपके पास प्योरिटी एसिड की थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। तो ये इसने ओवरऑल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस स्कीमेटिक डायग्राम देखें नीचे, ठीक है, तो ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपके पास ये है ऑक्सीडाइजिंग कैटल, ठीक है, जिसको उसने यहाँ पे डिटेल से शो किया हुआ है। ये आपकी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कैटल। तो ये उसने टोटल फ्लो शीट दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीडाइजिंग कैटल के ऊपर उसने यहाँ पे एक स्क्रबर दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट? जी सर। जी सर। ये स्क्रबर क्या कूल करेगा? वाटर। स्क्रबर क्या करेगा आपकी,
वेंट से कौन सी चीज रिमूव हो रही थी? ये वेंट से क्या जा रहा था, मुझे बताएं। नाइट्रोजन सर। नेट जा रहा था सर। अच्छा, नेट। या मतलब नाइट्रोजन जा रही थी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, ज्ञानचंद, ये सिर्फ नाइट्रोजन जाएगी? हो सकता है उसके साथ कुछ एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स, कुछ एसिटिक एसिड के वेपर्स जा सकते हैं ना, जी सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि प्रेशर ज्यादा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स के इसके साथ कुछ कैरी ओवर होगा, कुछ आपका रिएक्टेंट, कुछ आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके, जैसे ही ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी उसको हम एयर में रिलीज नहीं कर देते, हम उसे स्क्रब करते हैं। स्क्रबर का पर्पस क्या होता है कि उसके साथ जो एसिटाल्डिहाइड कैरी कर गया है या जो एसिटिक एसिड कैरी कर गया है उसको हम रिमूव कर लें। तो स्क्रबिंग में क्या है, ये या नॉर्मली आपके पास एक कॉलम होता है, ठीक है। आप कूलिंग वाटर दे दें। कूलिंग वाटर क्या करेगा, वो जो वेपर्स हैं उसके एसिटाल्डिहाइड और जो एसिटिक कंडेंस एसिड होते के, उनको डिसॉल्व कर लेगा। उनको डिसॉल्व करने के बाद वो, ये देखें यहाँ से उनको रिमूव किया स्ट्रीम में से, और दोबारा कहाँ पे लेके जा रहा है, जो एसिटाल्डिहाइड का स्टिल स्टोरेज टैंक है वहीं पे उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जाया नहीं करते उसको। और जो सिर्फ नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल रही थी वो हम किस में, एयर में रिलीज कर देते हैं। तो इट मीन्स कि वो जो ऑक्सीडाइजिंग केटल है वहां से आपकी जो वेंट होने वाली गैस है उसको आप डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते। उसमें जो कैरी हुआ हुआ है एसिटाल्डिहाइड या एसिटिक एसिड, उसको पहले क्या करेंगे, स्क्रब रिमूव। करेंगे। जी जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए नीचे आपके पास यहाँ पे क्या आया, क्रूड एसिटिक एसिड। जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद क्या आ गया आपके पास, ये नीचे दिया हुआ है क्रूड एसिटिक एसिड टैंक। फिर इसको आपने क्या किया, यहाँ से देखें आप फर्दर जो है, अब इसकी कंसंट्रेशन, क्रूड का मतलब क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये जो एसिटिक एसिड आपके पास फर्स्ट टाइम रिएक्शन के बाद आएगा, उसकी हो सकता है कंसंट्रेशन आपके पास हो 60% हो, 50% हो, लेकिन आपको कितनी चाहिए, 80-90%। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, रिफाइंड एसिटिक एसिड। हम उसमें से जो है उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज एसिटेट्स ऑफ एट्थ ग्रुप। अच्छा, आप कैटलिस्ट कौन से यूज करेंगे इसमें, एक और चीज यहाँ पे दी हुई है। तो कैटलिस्ट आपके जो एट्थ ग्रुप के मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स लाइक कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इसके सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है, ये यूज होते हैं आपके एज अ कैटलिस्ट मेन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस साइड की ये वाली डायग्राम, ये स्कीमेटिक डायग्राम में ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा समझ आ गया स्टूडेंट्स? जी सर जी। जी सर, सर आ ये गया। जो जी सर। वाटर है सर, ये हीट एक्सचेंजर, इसके क्या पर्पज है सर? ये वाला, जी सर। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, ये दो हैं। एक, जब भी डिस्टिलेशन कॉलम होता है ना आपका, उसके लिए ऊपर टॉप पे एक कंडेंसर होता है, बॉटम पे एक रिबॉयलर होता है, ठीक है। ये शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। डिस्टिलेशन फिलहाल तो वैसे आपने सेपरेशन में और मास ट्रांसफर में जाके पढ़नी है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो तो सेपरेशन करनी है। तो सेपरेशन के लिए हमारे पास जो है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड अनरिएक्टेड होगा इसके अंदर, और क्या होगा आपके पास, एसिटिक एसिड होगा। दो ही चीजें होंगी ना इसमें। ये जी जो सर। नीचे आया है क्रूड एसिटिक एसिड, इसमें एसिटाल्डिहाइड भी आया होगा और अनरिएक्टेड इस और एसिटिक एसिड। तो उसके लिए फिर ये क्या होता है कि ये डिस्टिलेशन कॉलम को रन करने के लिए, ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं कंडेंसर, इसमें कूलिंग वाटर देते हैं। और ये जो बॉटम वाला होता है इसको हम कहते हैं रिबॉयलर, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं असल में, रिबॉयलर जो है ये एक्चुअली क्या होता है कि ये हीट एक्सचेंज करके ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और फिर हम इसे कॉलम में लेके जाएं। अच्छा, अब ये हीट किसके साथ इंक्रीज कर रहा है, जो एसिटिक एसिड टॉप से हमारे पास आएगा। एसिटिक एसिड का जो है देखें यहाँ पे टॉप से आ रहा है, तो इट मीन्स कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट है जो वो उसका कम है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड आपका बॉटम से आएगा। तो ये इस तरह करके स्कीम है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये इसने थोड़ी सी यहाँ पे सही शो नहीं की हुई। जब आप दूसरी काफी दूसरे प्रोसेस की स्कीमेटिक डायग्राम्स देखेंगे तो रीबॉयलर जो है ना वो बिल्कुल इसके साथ ही कनेक्ट किया होता है, डिस्टिलेशन कॉलम के साथ। ऊपर आपके पास होता है कंडेंसर, ठीक है, और नीचे होता है आपके पास रीबॉयलर, ठीक है। तो इस तरह करके एक स्कीम चल रही होती है ये।
ये डिस्टिलेशन के साथ के कंपोनेंट्स हैं और नहीं है ये कुछ, ये दो एक्सचेंजर्स लगे हुए। ठीक है ओके सर। ज्ञान। अच्छा अब इधर देखते हैं, इधर आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइलिन हाइड्रेशन। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये उसकी फीड प्रिपरेशन कह लें आप, कि फीड के लिए जो इनिशियली प्रिपरेशन करनी है या जो भी है, ठीक है, तो वो, ठीक है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने स्लाइड्स में तो डिटेल नहीं डाली हुई। अच्छा अब मैं स्लाइड में भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको पेपर में लिखना पड़ जाए असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स में देखें तो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ये बेसिक बेसिक दी है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैटल के बारे में डायग्राम बना लें, टेम्परेचर पता हो आपको, जो आपकी ऑक्सीडेशन कैटल कैटल है या ऑक्सीडाइजिंग कैटल है वो किस तरह की बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। नॉर्मली जो कैटलिस्ट हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो 8th ग्रुप में है उनके सॉल्ट्स यूज होते हैं, और कोबाल्ट जो है वो आप इसमें एक नाम याद कर लें कि सॉल्ट ऑफ कोबाल्ट जो है वो यूज हो सकते हैं। यील्ड आपके पास कितनी आएगी, पर पास कन्वर्जन कितनी होगी, एयर कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हेड्स हैं, ठीक है, तो ये आपने जो है, और फिर इसकी ये डायग्राम, ठीक, ये आपको बतानी, ये डायग्राम स्टैटिक जो है ये ड्रॉ कर सकें। अब हम साइड वाला पोर्शन है को हम देख, बुक में डिस्क्रिप्शन दी है, इससे रेलेवेंट। Previously in situ use of this per acid इसमें जो वो एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहा है ना, वो दो जगह से आ रहा है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइलिन हाइड्रेशन, ठीक है, एक तो ये आया वीक एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हैं। अच्छा हीट कर रहे हैं तो इट मींस हीट किस से कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ये क्या दिया हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl का जो है सॉल्यूशन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर अब आ जी रही सर है। अब आ रही है। ये यार ऑनलाइन सेशंस का यही मसला रहता है सारा, बीच में लिंक ड्रॉप हो जाता है, कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, उनको लगता है कि जी हम सर बहुत जी। नेकी का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे लॉस तो बच्चों का ही हो जाता है। तो अच्छा ये देख, यहाँ पे जो इसने ये जो लेफ्ट स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स, नहीं सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। हो रही है सर हो रही है। सर हो रही है शो। एक दफा रिफ्रेश कर लें, या मैं इस मिनट से दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। जी तो सर। अब स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? जी सर जी। अच्छा तो ये जो जी सर हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है ना स्कीमेटिक डायग्राम का, अगर मैं इसे सम अप करूं, एसिटाल्डिहाइड आप कहाँ से ले रहे हैं, एसिटाइलिन की हाइड्रेशन से। तो वो जब हाइड्रेशन का रिएक्शन करवाया, आपके पास वीक एसिटाल्डिहाइड आता है, लेट से जी वो 50% का है, 60% कंसंट्रेशन का है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग कैटल में नहीं ले जाते, आप पहले उसको क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है,
रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले इसने क्या किया, ये ब्राइन सॉल्यूशन से हीट किया, ये जो एसिटाल्डिहाइड, वीक एसिटाल्डिहाइड का टैंक था उसके अंदर उसने कॉइल हीट एक्सचेंज करवाई ब्राइन सॉल्यूशन से और उसे हीट किया। हीट करने के बाद पंप करके उसे कहाँ ले गया, एसिटाल्डिहाइड स्टील कॉलम के अंदर। अगेन वहां पे उसने उसे स्टीम प्रोवाइड की, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का जो आपके पास अवेलेबल था उसके अंदर वाटर हो, ठीक है, या कोई और कंपोनेंट हो। 50-60% एसिटाल्डिहाइड है तो इट मींस रिमेनिंग या तो वाटर है या कुछ और है, ठीक है। तो उसको हम रिमूव करते हैं इस स्टील में और हीटिंग के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है रिफाइंड एसिटाल्डिहाइड। ये जो देखें, ये टॉप से ये जो वेपर फेज में आ रहा है, ये होता हुआ यहाँ से रिफाइंड एसिटाल्डिहाइड, उसको हम फिर यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग केटल में। तो आपके पास जो डायरेक्ट मतलब रिएक्टेंट आ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है किसी प्रीवियस प्रोसेस से, तो उसको आप डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग केटल के अंदर नहीं डाल देते। पहले आप उसको एक हीट प्रोवाइड करके डिस्टिलेशन कॉलम टाइप से उससे जो है कंसंट्रेट करते हैं। लेट से यहाँ 50-60% आया था, यहाँ आपके पास 97% तक आ रहा है या 98% तक आ रहा है, तो फिर उसको आप ऑक्सीडाइजिंग केटल में यूज करेंगे। अब ये जो ब्राइन वाला जो इसने ये दिया हुआ है, इसकी इसने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। डिस्क्रिप्शन में आप भी गो थ्रू कीजिएगा अगर आपको कोई चीज मिले, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इसने जो है ना डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ। इसने एक और चीज बताई हुई है यहाँ पे कि अगर हम इस पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इस केस के अंदर जो है अगर हम स्टडी करें तो बिलो 15 डिग्री सी टेम्परेचर अगर हम इसे करवाने की कोशिश करें तो एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बना देता है एसिटाल्डिहाइड, उसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड मोनोपर एसीटेट, ठीक है। एट कंट्रोल लो टेम्परेचर दिस कंपाउंड कैन बी मेड टू यील्ड पर एसिटिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो एक बीच में आपके पास इंटरमीडिएट बनता है जो बड़ा अनस्टेबल सा होता है लो टेम्परेचर के ऊपर, और फिर वो जो है फर्दर यील्ड कर देता है हमें पर एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड। तो इसके बारे में इसने दिया हुआ है सॉल्ट्स जो कैटलिस्ट के यूज किए जा सकते हैं, वो कॉपर है, आयरन है या कोबाल्ट है, इसके सॉल्ट्स जो हैं हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ब्राइन के साथ जो उसका हीट ट्रीटमेंट है ताकि उसकी प्योरिटी बढ़ जाए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसको आप इसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था एक एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड लिक्विड फेज के अंदर ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने जो ऑक्सीडेशन वाला जब किया था तब हमने क्या पढ़ा था, याद है कुछ? उस टाइम भी हमने एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया था, स्टूडेंट्स किसी को याद हो? वो वेपर फेज वाला था। एनीवन फ्रॉम योर साइड? इट मींस कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो भूल जाते हैं फिर। सेकंड पार्ट था आपका वेपर फेज ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें हमने किया था ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल, ठीक है। तो दो तरह की, एक आपने लिक्विड फेज की एग्जाम करनी है रिलेवेंट, और एक आपने वेपर फेज की करनी है। तो वेपर फेज वाली इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से डिटेल में डिस्कस करूंगा, और स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस देंगे हम नेक्स्ट सर लेक्चर, आपकी ठीक है। आवाज कट हो रही है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी देखेंगे और ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल ये भी देखेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो आज हमने कवर किया है एसिटाल्डिहाइड वाल से एसिटिक एसिड, उससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर इनके यूजेस बता दें। ओके सर। यार यूजेस तो आप सर्च कर लो, एसिटिक एसिड के क्या यूजेस हैं, ठीक है। यूजेस तो नहीं उसने दिए, उसने हाँ वो सिट्रिक एसिड होता है वैसे मेरे ख्याल में, विनेगर जो है, या एसिटिक एसिड ही होता है। एसिटिक एसिड होता है मेरे यही ख्याल सर से। हाँ यही होता है। एक तो ये फूड आइटम्स में हो गया, ठीक है। अब उसकी कंसंट्रेशन चेक कीजिएगा, जो आप लोग घरों में विनेगर लेके आते हैं वो कितनी कंसंट्रेशन का होता है।
25 से 30% होता है सर। अच्छा, और वैसे इसकी पीएच देखी जाए तो ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? सर वीक वीक, सर। सर वीक वीक है है सर। सर। है? वीक है सर। इतना कैसे एसिडिक नहीं। कैसे पता लगता है कि ये वीक एसिड है या सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड है? डेंजरस इतना नहीं ना, अगर ज्यादा हैवी होता तो हम खाने में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते सर। वो तो बात आपकी सही है, पीएच लेकिन के से मतलब आपको पीएच मीटर से। ये तो आपने एक जनरल बना दिया, बता दिया ना, पर एज ए इंजीनियर या केमिस्ट आपसे पूछा जाए कि पीएच वैल्यू ये वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर आप कैसे बताते पीएच हो? की देखते हैं पीएच की सर। सर जी लिक्विड माइलेज से भी बता सकते हैं, पीएच मीटर होता है सर। अच्छा, एक तो पीएच 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 से हो गया, ठीक है। तो वो आपने कभी वो पढ़ी थी एंटोइन इक्वेशन? जी जी, वो एच पॉजिटिव सर। हाँ जी, तो उसको जरा गो थ्रू कीजिएगा। वो आपको क्या बताती है किसी के बारे में, अगर हम निकालना चाहें? वो लेविस एसिड वगैरह ये पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर? जी सर, जी सर पढ़े थे। जितना एच पॉजिटिव आयन देगा सर जी वो उतना अच्छा एसिड होगा। उतना और से है जितने जी जी। हाँ, तो ये इसकी अगर हम HCl से H2SO4 से एसिटिक एसिड को कंपेयर करें, सर ठीक है, पढ़े। तो आपके पास क्या आएगा? आप किन बेसिस पे कहेंगे जी? वो लेविस एसिड की बेस पे कि ये H पॉजिटिव कितनी जल्दी जनरेट करता है, इस तरह की चीजें हम जो है ना वो देख के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट जो लेमैन की लैंग्वेज में पैरामीटर बताना हो, तो वो आपके पास क्या होता है? पीएच होती है। कि एसिटिक एसिड अगर प्योर भी हो आपके पास, 90% भी हो, तो उसकी पीएच अपर साइड पे होगी, 5.5 के करीब होगी। ऐसा ही है, जी सर। ठीक है। तो ये तीन चार हैं जिन चीजों के ऊपर हम उसे वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है टर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस जो है ना और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे था कि हमने कोई ऑक्सीडेशन से रेलेवेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, डिस्कस करना था। ऑक्सीडेशन में भी एक लिक्विड फेज में, एक वेपर फेज, ठीक है। तो लिक्विड फेज वाला हमने किया जिसमें एसिटिक एसिड हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है ना वो मतलब आज का जो आर्टिकल उसको हम इस सर्कल इसी पे कर रहे थे डिस्कस। एसिटिक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जो है देख लेंगे, अब वैसे भी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमारा इधर यहाँ पे रेलेवेंस था प्रोसेस से। तो अब इसको अगर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तो आपको इसमें मेजर मेजर चीजें जरूर आनी चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, इक्विपमेंट टाइप कैसी है, बैच टाइप है, रिएक्शन रेट कितना है, टाइम कितना देना पड़ेगा, यील्ड कितनी होगी, टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क कर दें। मैं यहाँ से चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए। स्लाइड में जो है ना वो मैंने बहुत ही ब्रीफ सा दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे देखें एक एक स्लाइड थी जो मेजर जी मेजर जी चीजें हैं। तो सर, ये आपसे है हाँ, ना अटेंड उससे लेक्चर्स के अबाउट पूछना था कि लेक्चर्स कब यूनिवर्सिटी में रेगुलर होंगे या 15 तारीख तक हमारे। यार पता नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन फर्स्ट से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो फिर आप लोगों के फर्स्ट वीक में नेचुरल साइंसेज वाले आएंगे, सेकेंड वीक में आप लोग आएंगे, ठीक है। तो आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे या फ्राइडे तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा यूनिवर्सिटी ओपन होने का, ओके। ठीक है। फर्स्ट वीक सर हमने नहीं आना फिर। मैंने बताया ना कि अभी नोटिफिकेशन आएगा थर्सडे से फ्राइडे को, ठीक है। तो उसका वेट कर लें आप लोग। वो फिर एक प्रॉपर फॉर्मल चीज होगी ना जो आपको पता लग जाएगी। मैं अब आपको बता दूं, वो गलत हो जाए, फायदा कोई नहीं है उसका, चलिए। ठीक है। सर ये जितने भी रिकॉर्डिंग लेक्चर हो गया ना सर, ये भेज दीजिएगा यूनिट इंडस्ट्री वाले। चलो सर ठीक आप है, ये मैं सर देखता आप हूँ अभी आज। उसमें सेंड कर दीजिएगा, इसमें भी मे भी ना करें, लेकिन वो उससे सर जी बहुत अच्छा हमें बेनिफिट हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी उससे। मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं LMS पे भी शेयर कर दूंगा और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, ठीक जी है। सर मेडिटेशन वाले भी सर। जी वो हाँ, ही था। नाइट्रेशन वाले भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर दें सब स्टूडेंट्स, और जिन्होंने कर दी है वो सेशन लीव कर सकते हैं।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी आज वो हमारे एचओडी साहब आए हुए हैं सर। हाँ जी, एचओडी साहब आए हुए हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, चले जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे के करीब ना, मीटिंग वगैरह में तो मुश्किल होता है। आपने अगर उनसे मिलना है तो कल आप आ जाएं, तो फर्स्ट टाइम आ जाया करें 8:30 बजे करीब। वो 8:30 से 10 बजे तक ऑफिस में होते हैं, फिर जो है ना वो फिर चले जाते हैं रजिस्टर ऑफिस या मीटिंग वगैरह में। फिर मुश्किल है, फिर आप वेट करते कि वो वापस आए। तो फर्स्ट टाइम आ जाए 8:30 बजे। ठीक से, यानी कल आना पड़ेगा सर। हाँ, कल आ जाओ फर्स्ट टाइम, ठीक है। ओके सर जी। स्टूडेंट्स अगर अटेंड लीव। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी अब्दुल्ला। सर फी की इंस्टॉलमेंट रहती थी, वो एलएमएस पर तो नहीं आई। वो उसका ये है कि किसी दोस्त को भेज दो यहाँ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो है ना वो ले लेगा। वैसे वो कर देंगे, एक दो दिन है ना एलएमएस के ऊपर भी आना शुरू हो जाएंगी, पर अभी वो मैनुअली चल रहा है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दो, जो रहीम यार खान की को यहाँ से लेके वर्क कर देगा, पेमेल कर देगा, ठीक है। उन्होंने वैसे ना नंबर भी दिया। एक और तरीका है, नीचे ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो वहाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो नीचे उन्होंने ये असिस्टेंट है नंबर दिया हुआ है, तो आप बता दो कि ये रोल नंबर है, मुझे ये चालान है ना वो ईमेल कर, तो ईमेल भी कर देंगे, ठीक है। आपको आने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ये एक तरीका है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो किसी को अगर मसला है तो स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। ये देखें आप, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहाँ पे मेन पेज के ऊपर जो है ये इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अंदर देखें यहाँ फोन नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको ईमेल कर दें, उसमें लिख नंबर है, मेरा ये नाम है, क्या सी नंबर मेरा ये है, तो कहीं ना वो चालान यू कर दें, इंस्टॉलमेंट कह गई है, तो आपको ईमेल ना ईमेल दीजिए उसके अंदर, ठीक है, वो कर देगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर।